हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस अर्थात अंतर्गुणन समष्टि में ये सारे सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर्स का जब अवलोकन किया तो मैंने ये पाया कि उसमें जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देता है तो ये लिखा रहता है कि इनमें से मतलब एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा और उसके नाम से पूछा रहेगा कि ये कौन सी असमिका है या इसको किस सूत्र से जानते हैं, किस सूत्र के नाम से जानते हैं। ऐसे दो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, जो एकदम नामी सूत्र हैं, जो एकदम फेमस हैं, उनको एक साथ कलेक्ट किया जाए और उनको समझाते समझाते मैं आपको उसमें जो जो बेसिक टर्म्स आएंगे वो सब भी बताता जाऊंगा। और आप निश्चित रूप से ये विश्वास रखिए कि जब हम इनको समझेंगे तो आपको छोटे से छोटा शब्द भी, जो भी छोटी डेफिनेशन यहाँ इस्तेमाल होगी, वो पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेरे मन में एक ये भी बात आई कि अगर हम किसी एक चैप्टर को पूरा पकड़ते, पूरा सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत समय लग जाएगा और समय बहुत कम बचा है हमारे पास। हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है। इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया कि हम केवल उन चीज़ को पकड़ें जो चीज़ें पूछी जा रही हैं एग्ज़ाम में। तो उन चीज़ों को, चुनिंदा चुनिंदा चीज़ों को सेलेक्ट करके मैंने एक साथ कलेक्ट किया है। आप बहुत धैर्य रख के बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो सूत्र है, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, आता ही है, एकदम आ ही सकता है, मेरे को तो लगता है ये आ जाएगा। तो कॉशी श्वार्ज असमीका देख लीजिए, किसको बोलते हैं? मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। अब आप कहेंगे सर हम लोग तो ये सब भूल गए हैं, बीएससी में पढ़े थे, अभी कुछ भी याद नहीं है, हम लोग इसको कैसे रट सकते हैं? तो चिंता न करें, मैं आपको एक एक चीज़ की डेफिनेशन बताऊंगा। नॉर्म क्या होता है, इनर प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह डिफाइन करते हैं, रियल नंबर्स के फील्ड में कैसे डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फील्ड में कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होकर समझ जाएंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो कॉशी श्वार्ज असमीका, इसका पूरा प्रूफ आपके बुक में मिल जाएगा बीएससी की किताब में, मगर वो प्रूफ हमारे अभी काम का नहीं है। हमको अभी प्रूफ नहीं बनाना है एग्जाम में। एग्जाम में हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, इसलिए हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कॉशी श्वार्ज असमीका यानी कॉशी श्वार्ज इनइक्वालिटी किसको कहते हैं। तो ये देख लीजिए, कॉशी श्वार्ज इनइक्वालिटी है। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन किया जाता है। देखो भाई, आप लोग वेक्टर स्पेस तो पढ़े ही हो, ठीक है। मान लो मैं एक बात करता हूँ, वी एन, एन की जगह चलो मैं कोई सरल मान ले लेता हूँ, मान लो मैं V3 की बात करूँ और फील्ड के रूप में मान लो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से फिर मैं रियल में आकर के आपको समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दो वेक्टर्स मैंने ले लिए अल्फा बीटा। मान लो अल्फा है आपके पास A1 A2 A3 और बीटा है आपके पास B1 B2 B3। कुछ नहीं करना है, अल्फा और बीटा का अगर आप इनर प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हो तो कुछ मत करो, इधर का पहला कंपोनेंट, इधर का पहला कंपोनेंट का बार। ठीक है, देखो अल्फा और बीटा, अल्फा पहले लिखा है ना, तो अल्फा का एक कंपोनेंट लिख करके उसके करस्पॉन्डिंग जो बीटा का जो पहला कंपोनेंट है उसको बार लगा के लिखना है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर C वाला फील्ड लिए हो तब, ठीक है, और ये हो जाएगा A2 B2 बार, A3 B3 बार। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 कुछ भी लूँ तो आप आसानी से उनकी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ कठिन काम नहीं है, बहुत सरल है। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो है इनर प्रोडक्ट तैयार होता है। हाँ, अब आप कहेंगे सर अगर ये C के बजाय R रहता तो क्या करते? कुछ नहीं करते, C के बजाय R रहता, सीधी सी बात है। अब आप रियल नंबर्स के फील्ड की बात करें तो उसमें तो बार का कोई मतलब होता नहीं है, 5 का बार संयुग्मी बार मतलब कॉन्जुगेट। चल भाई, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो 1 + 5 कर लिखते, 1 - 5 करके लिखते, है नहीं भाई। कॉन्जुगेट लगाते हैं तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसी का बस साइन बदलते हैं। अब भाई रियल नंबर रहेगा तो 5 का कॉन्जुगेट तो 5 ही आएगा ना, तो बार का वहाँ फिर कोई रोल नहीं रहेगा अगर आप रियल नंबर्स के फील्ड की बात करेंगे। तो बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो आपको इनर प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ने के लिए आप बीएससी की किताब देख सकते हैं, बीएससी फाइनल ईयर
जो सेकंड पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अमूर्त बीजगणित का सबसे लास्ट वाला यूनिट अर्थात 5वां यूनिट जो है वो, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। अब हम बताते हैं आपको कि ये नॉर्म क्या होता है। तो आप सब जानते हो कि नॉर्म जो है वो किसी वेक्टर की लंबाई को शो करता है, लंबाई को डिनोट करता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, जैसे मान लो वेक्टर अपन ने लिया था अभी a1 a2 a3, ठीक है। अब मेरे को अब दूसरा वेक्टर भी लिया था मैं बीटा करके, b1 b2 b3 करके, है ना भाई। अब मान लो मेरे को अल्फा के साथ अल्फा का ही इनर प्रोडक्ट तैयार करना है ना भाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। कुछ नहीं करना है, जो डेफिनेशन बरकरार थी वही रहेगी। अगर मैं V3C की बात करूं फील्ड के रूप में, फील्ड के रूप में अगर मैं सेट ऑफ यानी फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेता हूं, तो देखो तो जब अल्फा के साथ बीटा भी होता था तो B1 B2 B3 अगर होता था तो मैं क्या लिखता था, A1 B1 बार, A2 B2 बार, A3 B3 बार लिखता था। अब क्योंकि अल्फा बीटा नहीं, अब मुझे अल्फा के साथ अल्फा का, ये तो अल्फा बीटा का हो गया, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो ऐसे तैयार करेंगे, लेकिन अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट तैयार करोगे, अब सीधी सी बात है, पहला कंपोनेंट अल्फा का, दूसरा कंपोनेंट भी अल्फा का ही लेना है। बस जैसे ये B1 बार आया ना, खुद A1 बार खुद आएगा वहां पे। जैसे यहाँ पे बीटा लिखा है तो बीटा का पहला कंपोनेंट बार के साथ आया, अब बीटा की जगह अल्फा लिखा है तो अल्फा का पहला कंपोनेंट बार के साथ आएगा, और ये A2 बार हो जाएगा, A3 बार हो जाएगा। आपको पता है जेड जेड बार मतलब मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है ना, पढ़े अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ A1 स्क्वायर, मॉड ऑफ A2 स्क्वायर, मॉड ऑफ A3 स्क्वायर। सीधी सी बात है। और अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फील्ड की जगह रियल नंबर्स का फील्ड लोगे तो बार बार से मुक्ति मिल जाएगी, बार बार से मुक्ति मिलेगी। A1 का स्क्वायर हो जाएगा, A2 का स्क्वायर, और A3 का स्क्वायर। मॉड लगाने का कोई चकल्लस नहीं। कितना सरल बात है बताओ, आप खुद देखो कितना सरल है, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। मॉड उस समय लगा, देखो ना, जेड जेड बार रहता, मॉड जेड स्क्वायर रहे, है ना भाई। अब उस समय वो A1 रहेगा तो उसको सिंपली A1 स्क्वायर लिखेंगे, और मॉड लगा दिए तो कुछ गुनाह नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखना x का वर्ग बराबर x के मॉड का वर्ग, ठीक है। वर्ग में सब सेम हो जाता है, क्योंकि मॉड का काम भी है माइनस को भी प्लस बनाना, और वर्ग का काम भी माइनस को प्लस बनाना है ना भाई। -5 का वर्ग भी 25 होता है, और मॉड ऑफ -5 का वर्ग भी करोगे तो 25 होता है, क्योंकि मॉड ऑफ -5 खुद 5 हो जाता है। तो इसलिए चिंता ना करना, तो आप मॉड लगा के लिखो चाहे ना लगा के लिखो, किसमें, रियल नंबर वाले के केस में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ओके, तो इनर प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। उसके बाद अच्छा हम एक चीज आपको बतलाने जा रहे थे, ये कैमरे में लास्ट तक दिख रहा है कि नहीं, चलो ये ऐसा। अब देखो, आप हमारी एक बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि किसी भी वेक्टर का नॉर्म जो होता है वो वर्गमूल होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। यानी कि अगर आप नॉर्म ऑफ अल्फा आपको चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा, ये होगा इसका फॉर्मूला। जैसे मान लो अल्फा इसका है 1 2 3, एक बात की बात, तो अल्फा अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उसका खुद का साथ, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सीधी सी बात, कोई इसमें कठिनाई नहीं है भाई। अल्फा और बीटा अगर मान लो दो वेक्टर मेरे पास होते हैं तो मैं ऐसे करता, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, ऐसे करता। लेकिन ये अल्फा के साथ अल्फा का इनर प्रोडक्ट आपको तैयार करना है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, खुद का खुद के साथ पहला पहला कंपोनेंट, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। अब इसको सॉल्व करके यहाँ रख देना, वर्गमूल कर देना, तो नॉर्म ऑफ अल्फा मिल जाएगा। 3 3 और 4 13 14, तो 14 आएगा, इसका रूट 14 जो है वो नॉर्म ऑफ अल्फा हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर ऑन द नेक्स्ट फॉर्मूला, त्रिभुज असमीका। देखो त्रिभुज असमीका बहुत फेमस है ये। आपको करना क्या है बताऊं, आपको ना नाम के साथ उसके फॉर्मूले को याद रखना है। अच्छा, त्रिभुज असमीका में मेरे को ये करना है, ठीक है। त्रिभुज असमीका क्या है कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा, अर्थात त्रिभुज की किन्हीं जो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा या बराबर होता है। ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या बराबर होता है, जो कि सत्य बात है। उसी को त्रिभुज असमीका बोलते हैं, और उसी को हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जिसमें नॉर्म अपन डिफाइन किए, नॉर्म की सहायता से इसको लिखा गया है, ठीक है। तो
देखो हम लोग ना इनर प्रोडक्ट स्पेस जब पढ़ेंगे तो उसमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट की मदद से ही फिर नॉर्म आया, नॉर्म मतलब किसी वेक्टर की लंबाई। फिर अगर आप किसी वेक्टर स्पेस में जब आप नॉर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, ये जो सिंबल दिख रहा है इसको बोलते हैं नॉर्म। जब आप नॉर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके पास जितनी प्रॉपर्टीज होती है नॉर्म की वो सब फॉलो करते हुए बताते हैं, तब वही वेक्टर स्पेस जो कि सिर्फ पहले वेक्टर स्पेस था, लेकिन जब उसमें आप नॉर्म डिफाइन करते हैं, नॉर्म की प्रॉपर्टीज के साथ उसको सजाते हैं, उसकी सजावट जब करते हैं उस वेक्टर स्पेस की, और तब वो बहुत सारे गुणधर्म रखने लगता है, और उस समय फिर उसको बोलते हैं नॉन पे लीनियर स्पेस, मानकित सदिश समष्टि। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये देखा जाए तो ये उसी के लिए फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे देखो ये नॉर्म 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 वाला फॉर्मूला है, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। तो आपको याद रखना है ये त्रिभुज असमीका हो गया, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या बराबर होता है। अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का कोण निकालना हो, एंगल निकालना हो, अल्फा और बीटा के बीच का एंगल मान लो थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ बीटा। ये ठीक वैसा ही है, ये ठीक वैसा ही है दोस्तों जो आपने कक्षा 11वीं 12वीं में दो सदिशों का अदिश गुणन पढ़ा था, तो दोनों के बीच का कोण पता है आपने कैसे ज्ञात किया था? यही तो था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। याद कीजिए आप लोग, यही सूत्र है, उसी से आप मैच करके देख लीजिए, हूबहू उसी के जैसा दिख रहा है। बस वहाँ पे ये जो डॉट प्रोडक्ट जो था वो स्केलर प्रोडक्ट जो था उसी की जगह ये अभी आ गया इनर प्रोडक्ट, और मॉड की जगह आपको दिख रहा है नॉर्म। चीज वही है, रूप बदला है, काम वही होगा, आंसर भी वैसा ही आएगा, चिंता न करें। बस आप सूत्र को याद रखें, सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रश्न में किस तरीके से इनर प्रोडक्ट जो जिन भी दो वेक्टर्स की बात कर रहा है, चाहे वो दो वेक्टर्स हो सकता है वो फंक्शंस के वेक्टर स्पेस में फंक्शंस के रूप में आपको दो वेक्टर्स दिए जाए, या मैट्रिक्स के रूप में आपको दो वेक्टर्स दिए जाएं, तो किसी भी रूप में आपको दिए जाएं, आपको बताया जाएगा कि किस रूप में यहाँ पे इनर प्रोडक्ट जो है, देखो जिसमें जो जनरलाइज तौर पे डिफाइन होता है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ विशेष प्रकार का डिफाइन किया होगा तो आपको प्रश्न में देगा, हट के अगर होगा तो प्रश्न में बताया जाएगा कि भैया ये इस तरीके से इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है, अब आप ये पता करो, एंगल पता करो, तो उस समय आपको वो काम करना पड़ेगा। वैसे आप चिंता न करें, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं एंगल्स को लेते हुए और इन सब तमाम प्रकार के टॉपिक्स को लेते हुए एक न्यूमेरिकल यानी हम कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे, तो मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो और बनाऊंगा। ये बेसिक है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देख रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, अगर दो वेक्टर अल्फा और बीटा एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल है, मतलब एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल फिर 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात फिर वो जो त्रिभुज बनेगा उसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, आपको पता होगा, बहुत सरल है, इसको याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय ये समांतर चतुर्भुज का प्रमेय, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि अपना ये नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, 2 इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। अभी ये बोलोगे सर ये तो समांतर चतुर्भुज, कहीं समांतर चतुर्भुज दिखाई नहीं दे रहा है, आप समांतर चतुर्भुज का नियम कह रहे हैं, ये कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आप गौर से देखेंगे तो ये जो वेक्टर्स जो लिखे हुए हैं नॉर्म के साथ, वो वास्तव में किस चीज को डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो किस चीज को डिनोट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे ना ये समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है, एक भुजा को आप नॉर्म ऑफ अल्फा बोल दो, एक भुजा को नॉर्म ऑफ बीटा बोल दो। ये नॉर्म ऑफ अल्फा है तो ये नॉर्म ऑफ अल्फा हो जाएगा, ये नॉर्म ऑफ बीटा हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, समांतर भी होती है आमने सामने की भुजाएं और बराबर भी होती हैं। और लंबे वाले विकर्ण को दोनों का योग कह देंगे ऐसा, और छोटे वाले विकर्ण को दोनों का अंतर कहेंगे। और आपको एक बहुत बढ़िया वाली बात बता रहा हूँ, किसी भी समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, ध्यान दीजिए, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो ये देखो चार, अब बोलोगे चार भुजा कहाँ है, यहाँ पे दो भुजा है, वास्तव में देखोगे तो यहाँ पे चार भुजा है। कैसे? दो बार अल्फा अल्फा आ गया है और दो बार बीटा बीटा आ गया है। ठीक है, तो दोनों विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस बात को आप हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी को समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। अब छठवां सूत्र क्या है? यदि अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट मतलब रैखिकता परतंत्र। दो सदिश कब रैखिकता परतंत्र कहलाते हैं? यदि दोनों में से कोई भी एक दूसरे का कुछ कुछ अदिश गुणज हो, कुछ कुछ गुण, जैसे अल्फा इक्वल टू 2 बीटा हो गया, अल्फा इक्वल 3 बीटा हो गया, अल्फा इक्वल माइनस बीटा हो गया। ठीक है, तो दोनों में अगर एक दूसरे का मतलब कोई भी एक अगर दूसरे का अदिश गुणज है तो दोनों रैखिकता परतंत्र कहलाते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि और केवल यदि वाला कंडीशन के साथ ये वाला जो है इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, लाइट बार बार बंद हो रही है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए, अब अरे फिर आ गया। ओके, चलो, तो आप गौर से देखो, अरे ये वाला फॉर्मूला तो इसके जैसा दिख रहा है, कॉशी-श्वार्ज़ समीकरण, बस वहां पे क्या है, ये असमीकरण है, ये आइडेंटिटी है, यानी कि ये सर्वथा सत्य, देखो बराबर है, लेकिन उसमें क्या है, लेस देन और इक्वल टू है। तो इसको आप ध्यान रखना, अगर ये इक्वल टू हो जाए तो समझ जाओ अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, और लेस देन और इक्वल टू रहे तो वो कॉशी-श्वार्ज़ समीकरण हो जाएगा। फिर एक और चीज देखो, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा, मतलब देखो तो अलग अलग टूट गया, यानी कि अल्फा और बीटा एक साथ नॉर्म में, इसमें अलग अलग है, तो ये इंप्लाई करेगा कि दोनों जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। लेकिन इसका विपरीत सदैव सच नहीं है, दोनों के लीनियरली डिपेंडेंट होने पर ये वाला कथन सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर आप ये देखो, अल्फा और बीटा आपस में ऑर्थोगोनल होंगे तो ये वाला इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे दिक्कत नज़र आ रही है, आप एक मिनट बस रुकिएगा, थोड़ी सी मुझे दिक्कत नज़र आ रही है, फॉर्मूला कहीं गलत ना लिखा हो, मेरे को अचानक से शक होने लगा। यस, यस करेक्ट, गलत नहीं है, सही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का स्क्वायर बराबर नॉर्म ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बी बीटा स्क्वायर, अगर अल्फा बीटा एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, जिनके बीच का कोण 90 अंश हो। हमेशा किसी भी वेक्टर का नॉर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अगर आपको कहीं इज इक्वल टू 0 दिख गया तो ये सिर्फ तब सच होगा जब अल्फा खुद 0 होगा, अर्थात जीरो वेक्टर का नॉर्म 0 होता है। जीरो वेक्टर एकमात्र ऐसा वेक्टर है जिसका नॉर्म 0 होता है। उसके बाद देखो, अल्फा के साथ कोई स्केलर प्रोडक्ट, मतलब स्केलर क्वांटिटी जो है वो, या यूँ कहिए कि एक वेक्टर और एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन अगर दिया हो, उसका नॉर्म निकालना हो, तो ये स्केलर बेचारा बाहर चले जाता है मॉड के रूप में। और ये देखो, मैंने आपको बताया किसी भी वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा, और ये जो है बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, रैखिकता का गुणधर्म, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी इसमें बढ़ता है। देखो ये दोनों प्लस में है और गामा करके गामा लिखा है, यानी इन दोनों के प्लस का गामा के साथ इनर प्रोडक्ट है, तो बटेगा इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और जब बटेगा तो बेचारा ए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है, रैखिकता का गुणधर्म। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला आप याद रखें, बहुत अच्छे से याद रखें। कहीं पे भी आपको डाउट हो या कहीं कुछ आपको लगे कि सर इसमें डाउट है या मिस्टेक नज़र आ रहा है तो ज़रूर हमें बताएं, और उसको हम इम्प्रूव करेंगे, और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे इन टॉपिक्स से रिलेटेड, बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सरल हैं, बस जानकारी न होने की वजह से या प्रैक्टिस न होने की वजह से ये बनते नहीं हैं। तो अगर हम इनको तैयारी करें, इन पर अगर ध्यान दें, तो फिर ये सवाल परीक्षा में अवश्य हमसे बनेंगे। तो आप इनको अच्छे से एक बार स्टडी कीजिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो पूछिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर सच में हेल्पफुल है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।